हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणाकोटी। हमने फ़िज़िक्स का एक पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये 4th चैप्टर का 4th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने आपको क्विज़ दिया था, क्विज़ 4.3, तो उसी का सोल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है वाई डोंट वी यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड टू गेट हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स। मतलब ये बोल रहा है कि हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों यूज़ नहीं करते हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स के लिए। तो देखो, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करना चाहते हैं तो हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी होगी बहुत लंबी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा है किसके बीच में होती है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, ठीक, ऐसे। तो इसके बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमको क्या करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ पे रिलीज़ करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे जाके उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन कितनी बढ़ेगी, ये है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने इसको छोड़ा है, कोई चार्ज है Q, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस यहाँ पर है E, ये यूनिफॉर्म मान लेते हैं अभी हम। तो फोर्स लगेगा Q और Q इंटू E के बराबर। तो फोर्स हो गया, तो वर्क डन कितना होगा जब वो यहाँ पहुँच जाएगा। इसकी लेंथ ले लेते हैं L, ठीक है। तो वर्क डन होगा हमारा जब वो ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, F इंटू एल हो जाएगा। तो F है हमारा Q इंटू E इंटू एल। अब यही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी तो ऐसे बोल सकते हैं हाफ mv², ठीक है। यहाँ पे हमने रिलीज किया था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं थी, तो यहाँ पे जाके उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो यही काइनेटिक एनर्जी हमको चाहिए होती है, मतलब यही वर्क डन। अब देखो, Q जो चार्ज है वो तो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी कांस्टेंट हो सकती है, या फिर तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन आप इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। आप एक लेबोरेटरी में इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना ज़्यादा कर सकते हो ताकि आसपास के एनवायरनमेंट में वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा ना हो जाए और कोई डैमेज ना पहुंच जाए। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हम कर नहीं सकते लेबोरेटरी के अंदर। अब यहाँ पे L की वैल्यू, L को हमको ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। और L ज़्यादा करते करते ये सेटअप ही बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हमको हाई एनर्जेटिक पार्टिकल चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लेबोरेटरी में यूज़ नहीं करते, साइक्लोट्रॉन को करते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो इसीलिए आप यही समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करते हुए हमको चार्ज को बहुत दूर तक ले जाना पड़ेगा ताकि उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाए, और इतना बड़ा सेटअप बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ यही लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड only, we need a large setup to get high energetic particles, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं करेक्ट करना चाहूँगा। यहाँ पे ये लास्ट लेक्चर में हमने क्विज़ किया था, क्विज़ 4.2। इसके अंदर ये -2 इंटू 10 की पावर +7 आएगा, ठीक है। वो गलती से माइनस लिख दिया था, तो यही चीज़ करेक्ट करनी थी बस, ठीक है। तो अब चलते हैं वापस। तो अब आगे बढ़ते हैं और अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बायो-सवर्ट लॉ। बायो-सवर्ट्स है, ठीक है, बायो-सवर्ट्स लॉ। ये बायो-सवर्ट्स लॉ क्या बोलता है, पहले मैं थोड़ा सा बताता हूँ उसके बारे में। कि ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन देता है। ये बोलता है कि अगर किसी वायर के अंदर या कहीं पे भी करंट है, तो उस करंट की वजह से
किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, ठीक है। उस मैग्नेटिक फील्ड वो कितनी होगी उसका एक्सप्रेशन बायो सवर्ट ने दिया था, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसको। ये बोलता है कि इट स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटेसिमल करंट कैरिंग एलिमेंट इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला, बस उसने एक फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। ये लॉ बना दिया उसने। ये उसने खूब एक्सपेरिमेंट किए, कई लोगों ने किए एक्सपेरिमेंट। फाइनली बायोट सवर्ट ने ये फॉर्मूला निकाला कि मैग्नेटिक फील्ड किसी एलिमेंट की वजह से, छोटे से एलिमेंट, इनफाइनाइट्स में लिखा है, तो छोटे से एलिमेंट की वजह से किसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी, और उसकी डायरेक्शन वगैरह भी उसने दी है। मतलब यहाँ पे देख लेते हैं डीवी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो छोटा सा एलिमेंट है तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 ये म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, अभी इसके बारे में बात करेंगे, इनटू आई, ये तो करंट हो गया आई, और फिर ब्रैकेट में है डीएल क्रॉस आर। ये डीएल क्या चीज़ है, उस एलिमेंट की लेंथ, वो जो छोटा सा एलिमेंट है उसकी लेंथ हो गई, और क्रॉस प्रोडक्ट है ये किसके साथ, आर वेक्टर। आर वेक्टर मतलब उस जो एलिमेंट है वहाँ से पी पॉइंट को ज्वाइन करके हम एक आर वेक्टर बनाएंगे। तो ये है वो आर वेक्टर जिस पॉइंट पे हमको निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से डीएल से, ठीक है। तो डीएल क्रॉस आर, जो डीएल भी एक वेक्टर है, और फिर अपॉन आर मॉड का क्यूब। तो इसमें ये हर एक चीज़ को जान लेते हैं कि क्या चीज़ है ये, इसकी डायरेक्शन वगैरह और जितनी भी चीज़ें हैं। ये म्यू नॉट क्या चीज़ है, देखो म्यू नॉट ये है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि कोई मीडियम कितना अलाउ करता है मैग्नेटिक फील्ड को पास करने के लिए। तो इसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। ठीक, तो फिर ये म्यू नॉट हो गया परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। डी भी तो हमें पता ही है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी। आई है करंट थ्रू द एलिमेंट, डी एल है लेंथ ऑफ द एलिमेंट जिस एलिमेंट की वजह से हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। आर वेक्टर हो गया वेक्टर ज्वाइनिंग एलिमेंट एंड पॉइंट पी, ये हो गया। अब देखो इसमें ये चीज़ भी लिखी हुई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ डी एल एंड आर। अब देखो एक्चुअली क्या है, ये डी बी जो है ये डी एल और क्रॉस आर की वजह से आता है। जो डायरेक्शन होगी डी एल क्रॉस आर एक नया वेक्टर होगा। जो डायरेक्शन डी एल क्रॉस आर की होगी वही डायरेक्शन डी बी की हो जाएगी। तो डी एल क्रॉस आर हमें पता है हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने 11th में पढ़ा है, ए क्रॉस बी। जैसे ए क्रॉस बी होता है, अच्छा ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, पिछले या उससे पिछले लेक्चर में, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में पढ़ा था हमने क्रॉस। तो अब हम बोल सकते हैं कि डी एल क्रॉस आर कैसे निकालेंगे, डी एल की तरफ उंगलियां करो, ठीक है, राइट हैंड रूल लगाना है हमको। तो डी एल की तरफ उंगलियां करो, हाथ यहाँ पे रखेंगे, डी एल की तरफ उंगलियां, और जो डी एल की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ डी एल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। ये भी लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ डी एल वेक्टर is along the direction of current। तो करंट इसमें देखो ऊपर जा रहा है, तो डीएल भी ऊपर ही, उसी की डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा उसी डायरेक्शन में डीएल, ठीक है। तो अब डीएल हाथ यहाँ पे रखेंगे हम, राइट हैंड यहाँ रखेंगे, डीएल की तरफ उंगलियां करेंगे और उसका आर की तरफ घुमाएंगे। तो हमें पता है कि अंगूठा किधर आएगा, अब अंदर की तरफ, इसीलिए यहाँ पे हमने क्रॉस लगाया है कि जो डीबी होगा पी पॉइंट पे वो अंदर की तरफ है, ठीक है। ऐसे करके हमको मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बायोट सवर्ट्स लॉ। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें ये देखते हैं सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस बिटवीन बायोट सवर्ट्स, दोबारा यहाँ पे बायोट सवर्ट्स लॉ एंड कूलम्स लॉ। तो यहाँ पे देखो
मतलब हम ये पढ़ेंगे कि सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या हैं बायोट-सवर्ट्स लॉ में और कूलम्स लॉ में। अब देखो पहला ये बोल रहा है कि बोथ डिपेंड इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि कूलम्स लॉ में तो क्या होता है फॉर्मूला, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो के क्यू बाय आर स्क्वायर जो भी है, तो नीचे आर स्क्वायर आता है। यहाँ पे भी देखो आपको लग रहा है कि यहाँ पे आर क्यूब आ रहा है, तो क्यूब नहीं आ रहा, वो एक ऊपर आर है। ठीक है, वो एक आर कट जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्योंकि एक ऊपर है ना आर। तो यहाँ पे जब आप फॉर्मूला लगाओगे DL/R sin थीटा जो भी होगा उसके बीच में एंगल, तो एक आर ऊपर से और नीचे से कट जाएगा तो आर स्क्वायर बचेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये तो सिमिलैरिटी हो गई कि दोनों जो हैं लॉ डिपेंड करते हैं इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, दूसरा देखो क्या बोलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आती है, एक चार्ज की वजह से आती है, जो कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये बोलना चाहता है। जबकि व्हाइल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर सोर्स करंट एलिमेंट IDL। तो जो बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्केलर सोर्स की वजह से आती है, चार्ज होता है, चार्ज स्केलर है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आती है, ये IDL क्रॉस R। ठीक है, IDL एक करंट कैरिंग एलिमेंट है। ये एलिमेंट जो DL है इसकी वजह से इसके अंदर करंट है, तो I इंटू DL को हम एक करंट एलिमेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं करंट एलिमेंट इज IDL वेक्टर। तो IDL इज करंट एलिमेंट, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। यही एक डिफरेंस हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्केलर की वजह से आती है, स्केलर सोर्स, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर सोर्स की वजह से आती है, करंट एलिमेंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है। चलो ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर व्हाइल मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड करंट एलिमेंट IDL। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमें पता ही है, जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से कुछ ही मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे R डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, ये R की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, या माइनस होगा तो फिर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये है कि जो पोजीशन वेक्टर है जो ये R है, इसी या तो इसके अलोंग होगी या तो इसके साथ पीछे होगी। ठीक, ऐसा है। लेकिन इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू R, जैसे हम यहाँ पे देख चुके हैं। ये देखो, ये R तो इस प्लेन पे लाई कर रहा है, स्क्रीन के प्लेन पे, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है इसके। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर व्हाइल द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और करंट एलिमेंट दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मतलब यहाँ पे देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, और जो करंट एलिमेंट है वो तो इस प्लेन पे लाई कर रहा है, स्क्रीन के प्लेन पे, और R वेक्टर भी स्क्रीन के प्लेन पे ही लाई कर रहा है। तो दोनों R वेक्टर और DL दोनों स्क्रीन के प्लेन पे लाई कर रहे हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ R वेक्टर एंड DL वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया एक। तो चौथा पॉइंट देख लेते हैं, बायोट-सवर्ट लॉ इन्वॉल्व्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विच इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में ऐसा कुछ होता नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट किसी चीज़ का, वो तो सिंपल है, KQ/R² से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाती है। ठीक है, बस डायरेक्शन होती है अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये R वेक्टर। बायोट-सवर्ट में क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो ये एक डिफरेंस हो गया इनका। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एग्जाम्पल 4.5। इसमें बोल रहा है एन एलिमेंट डेल्टा L, छोटा सा एलिमेंट है, डेल्टा L इक्वल टू डेल्टा X I कैप, ये वाला डेल्टा X हो गई उसकी छोटी सी लेंथ है, I कैप मतलब उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। ये कहना चाह रहा है कि करंट भी इसी तरफ होगा, फिर जिस तरफ करंट की डायरेक्शन उसी तरफ लेंथ की डायरेक्शन होगी, एलिमेंट की डायरेक्शन होगी। तो इसने अगर एरो इस तरफ दे दिया, I कैप उसने डायरेक्शन दे दी है हमारे एलिमेंट की, तो करंट भी उसी तरफ जा रहा होगा। ठीक है,
अब बोल रहा है इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे रखा हुआ है वो एलिमेंट, एंड कैरीज अ लार्ज करंट आई 10 एम्पियर, आई इक्वल टू 10 एम्पियर है, फिगर भी दे रखी है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है चलो, तो अब हमको क्या करना है, बायोट सवार्ट लगाना है और पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। अब इसमें हम सारी वैल्यू डाल देंगे, कुछ नहीं है इसमें। तो पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन, अच्छा इसके बीच में थीटा कुछ तो होगा एंगल, जैसे ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो वैसे ही हमने लिख दिया डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। तो एक ये कट जाएगा आर, तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हम सारी वैल्यू डाल देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमें पता ही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मतलब म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू, जैसे हमने देखा है देखो यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नीचे चला जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा, 10 की पावर -7। तो यहाँ पे सीधा हम 10 की पावर -7 डाल सकते हैं। ठीक है, इस पूरे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह 10 की पावर -7 डाल देंगे। करंट दे रखा है, कितना है, ये दे रखा है 10 एम्पियर, सारी वैल्यू डाल देते हैं। चलो, डी बी इक्वल टू 10 की पावर -7 इंटू आई की वैल्यू हुई 10, और डी एल क्या है, डी एल उसने दे रखा है डेल्टा एक्स, आई कैप इस तरफ है, आई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, और उसको डेल्टा एक्स भी दे रखा 1 सेंटीमीटर, तो डी एल हो गया 1 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -2। ठीक है, और थीटा क्या चीज़ है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर। डी एल तो हो गया इस डायरेक्शन में, और आर हो गया हमारा, ये हो गया आर, ये आर है। ठीक है, तो दोनों के बीच में तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो गया यार, डी एल और आर के बीच में 90 डिग्री हो गया एंगल, तो साइन 90। ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर क्या चीज़ है, अच्छा आर भी दे रखा होगा 0.5 मीटर है, तो 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -7 है, 10 की पावर -2 -9, 10 की पावर -8 हो जाएगा, और साइन 91 है, तो डी बी इक्वल टू 10 की पावर -8 अपॉन 0.25। ठीक है, तो ये हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -8 टेस्ला। तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड, तो यही पूछी थी उसने। इसकी डायरेक्शन भी देख लेते हैं एक बार, डायरेक्शन कैसे देते हैं हम, डी एल क्रॉस आर से, तो डी एल क्रॉस आर जिस तरफ आएगा उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो डी एल देखो, डी एल ये रहा आई की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसकी तरफ उंगलियां करो, राइट हैंड को पकड़ो, राइट हैंड को यहाँ रखो, एक्स एक्सिस इस तरफ उंगलियां कर दो और घुमाओ फिर आर वेक्टर की डायरेक्शन में, तो हमारा ये पता चलता है कि ये बाहर की तरफ आएगा। अच्छा, इसने बाहर बना ही रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ होगी, डी बी। ठीक, बाहर मतलब परपेंडिकुलर टू स्क्रीन, बाहर की तरफ, ये है। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। मतलब एक लूप है हमारे पास, सर्कुलर है, और उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो अब निकालेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम में मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस, ये वाला, ये एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, ये वाई हो गया ऊपर वाला, और इसके यहाँ पे हमने बना दिया जेड। ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं वो पता ही है। तो अब थोड़ा सा डायग्राम जो है ये 3D में बनाया है ताकि समझ में आ जाए आराम से। थोड़ा इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं क्योंकि डायरेक्शन का थोड़ा आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली है ये कैसे आ गई। ठीक है, डी एल क्रॉस आर तो करना ही है, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना है। देखो अब हमने क्या किया है, एक जो सर्कुलर लूप है उसको, उसका सेंटर हमने ओरिजिन मान लिया। ठीक है,
और ये रखा हुआ है YZ प्लेन में, बिल्कुल ही सिमेट्रिकल है ये तीनों एक्सिस के अबाउट। तो YZ प्लेन में रखा है, सेंटर ओरिजिन है। हमने सबसे पहले क्या किया, इसके अंदर करंट दौड़ रहा है ऐसे, देखो ये आई, ठीक है। कोई अगर यहाँ पे खड़ा होकर देखेगा, इधर देखेगा, तो उसको लगेगा ये लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप थोड़ा समझिए इसको को कि लूप कैसे रखा होगा और करंट कैसे घूम रहा है, ठीक। कोई अगर एक्स एक्सिस में खड़े होकर देखेगा तो उसको एंटी क्लॉकवाइज करंट लगेगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले बायोट सावर्ट लॉ लगाने के लिए एलिमेंट लेना होता है। तो सबसे टॉप पे एक एलिमेंट ले लेते हैं। ये एलिमेंट बहुत छोटा होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने ये थोड़ा सा बड़ा ले लिया, ठीक है। ये है बहुत छोटा, आप समझिए। तो ये छोटा सा एलिमेंट है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन में होगी। देखो करंट ऊपर यहाँ से आ रहा है, इधर आ रहा है, तो यहाँ से इधर ही तो जाएगा, ठीक है। और ये अगर मतलब इधर करंट जा रहा है तो जो डीएल की डायरेक्शन होगी वो टेंजेंट ही तो होगी, टेंजेंट टू दिस सर्कल। और टेंजेंट कहाँ पर, टेंजेंट यहाँ पर, लेकिन किस तरफ होगा वो होगा, आप ये समझिए कि एक सर्कल है और वाई एक्सिस पे जो वहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो वो पैरेलल हो जाएगा ना जेड एक्सिस के। तो दिस डीएल, इसकी जो डायरेक्शन है, दिस विल बी पैरेलल टू जेड एक्सिस, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन का है, क्योंकि 2D में समझाना इतना आसान नहीं है। तो आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा हर स्टेप को कि कैसे हमने डायरेक्शन निकाली है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि जो डीएल की डायरेक्शन है वो जो होगी वो जेड एक्सिस के पैरेलल होगी और यहाँ से पास करेगी, वाई एक्सिस को कट करेगी, ठीक है, ऐसे। तो ठीक है, अब हम बायोट सावर्ट लॉ लगाएंगे। पी पॉइंट ले लेते हैं एक एक्सिस पे जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और जो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक। और इसका सर्कल का जो रेडियस है वो हमने कैपिटल आर ले लिया और डीएल से उस पी पॉइंट का जो वेक्टर है ये वाला, इसको हमने ले लिया स्मॉल आर, ठीक है। अब देखो ये डीएल और आर के बीच में कितना एंगल है, ये थीटा आप भूल जाइए, ये अलग चीज़ है। ये डीएल और आर के बीच में 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसको थोड़ा इमेजिन करने की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसको मान लेते हैं यहाँ पे एक कोन है, ठीक है, एक कोन एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आप इस कोन को ऊपर से देखो तो आपको एक ऐसा सर्कल दिखेगा और यहाँ पे इसकी चोंच ये जो है ये दिखेगी, ठीक है। अब ये जो स्लैंट हाइट है ये कोई एज थोड़ी है, ये तो ऐसे ही कोन जब हम देखेंगे साइड से तो दिखते हैं, ये कोई एज नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम कोई लाइन ऐसे ही ड्रॉ कर दें, इसके ऊपर कहीं लाइन बना दें, मान लो यही लाइन बना देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे टेंजेंट बनाए सर्कल के, तो ये दोनों तो परपेंडिकुलर होंगे ना, ठीक है। ये भले ही वो ऊपर है, मतलब ऐसे। अब यहाँ पे तो 3D में आ जाते हैं। ये जो स्लैंट हाइट है, ये जो यहाँ पे आप टेंजेंट बनाओगे, ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे ऐसे। तो आप कहीं पे भी बनाओ, अगर यहाँ पे कहीं पे भी बनाओ, यहाँ पे बनाओ टेंजेंट, यहाँ बनाओ, उधर बनाओ, उधर बनाओ, ठीक है, वो सब स्लैंट हाइट के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे जितने भी स्लैंट हाइट है, ये है स्लैंट हाइट ही तो है। ये कोन को हम ऊपर से देख रहे हैं, ये रेडियस मत समझना आप, ये स्लैंट हाइट है जो कि हम ऊपर से देख रहे हैं। तो अब ये जितने भी टेंजेंट है सबके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, ये बात है। तो इसीलिए यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो डीएल है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, ठीक। इसके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है, वरना फिर डेरिवेशन समझ में नहीं आती। तो अब हम पहले तो इस डीएल की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख देते हैं। डीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, करंट तो उतना ही है आई, डीएल क्रॉस आर, डीएल हो गया डीएल आर साइन 90, क्योंकि अब ये जो डीएल और आर है इनके बीच में 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, अपॉन आर क्यूब। तो एक आर तो कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, और साइन 91 है, तो ये आ गया म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया।
अब यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो देखो ये दोनों तो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एक तो R के परपेंडिकुलर होगी, वो तो हमें पता ही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी dB दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ DL एंड R। तो R के परपेंडिकुलर तो हो गया, ये 90 डिग्री होगा भाई, ठीक है। लेकिन ये R के भी DL के भी परपेंडिकुलर होगी, तो ऐसे कुछ एंगल बनेगा, ये इस डायरेक्शन में आएगा कि परपेंडिकुलर टू R है। तो अगर हमने ये थीटा ले लेते हैं कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में, तो फिर ये हम देखते हैं ये भी थीटा ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा थीटा आप देखते हैं, चलो ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। ये थीटा है तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा। देखते जाओ आप आराम से समझते जाएंगे। अब ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, इसको मैं मिटा भी दूंगा बाद में, ये पूरा एंगल 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये फिर थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये थीटा हो गया। अब ये थीटा है और उसके बाद ये 90 है, ये 90 है ना, तो अगर ये थीटा है तो ये फिर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा हो गया। और हमें पता है कि ये फिर 90 डिग्री है, ये अगर 90 माइनस थीटा है तो फिर ये थीटा हो जाएगा। तो ऐसे करके हम बता सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं क्योंकि जो डायग्राम है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पहले से ही है। अब हम और ज़्यादा बना देंगे इसमें तो और मुश्किल हो जाएगा समझना, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं। ये थीटा है तो ये थीटा है, इसको आप रफ में करके भी देख सकते हो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे अब हम करेंगे कि अब ये किसी एंगल पे लग रहा है तो इसके कंपोनेंट बना लेने चाहिए। तो एक कंपोनेंट मैंने बना लिया, dB cos थीटा इधर हो जाएगा और dB sin थीटा ऊपर हो जाएगा, इसके कंपोनेंट बना लिए, ठीक है। ये हो गया dB cos थीटा और dB sin थीटा। अब हम क्या करेंगे, dB cos थीटा एक तो आ गया, अब तो एक और एलिमेंट लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना है, हर एलिमेंट की वजह से चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले 2 एलिमेंट ले लेते हैं, फिर उससे देखते हैं क्या होने वाला है। एक उसके सामने वाला एलिमेंट ले लेंगे DL, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट टू दिस, ये जो यहाँ पे थी DL की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट हो जाएगी, लेकिन होगी Z एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, और Y एक्सिस को कट करते हुए यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो इस तरफ होगा DL की डायरेक्शन। अब अगेन हम DL का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, आएगा तो वही सब μ0/4 पाई I DL R, ये भी R ही है, इसको भी R ले लेंगे, ठीक है, सिमेट्रिकल है सब कुछ, ये भी R है वो भी R, स्मॉल r x ये वो, थीटा ये भी थीटा वो भी थीटा हो जाएगा, बना लेना में, लेकिन सब कुछ सिमेट्रिकल ही है, ठीक है। तो μ0I/4 पाई I DL R sin थीटा अपॉन R3, सारी चीज़ें वही हैं। अब ये सेम कहानी, इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी P पॉइंट पे वो सेम ही आएगी ये वाली, लेकिन डायरेक्शन अलग होगी। अब वो डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू R। तो परपेंडिकुलर टू R हमने ये बना दिया, लो, ठीक है, बिल्कुल इसके सिमेट्रिकल ही होगी। तो ये थीटा होगा तो फिर ये भी थीटा होगा। तो अब dB ये वाला जो नीचे आ रहा है इसके कंपोनेंट बना लेंगे, एक dB cos थीटा और एक नीचे की तरफ dB sin थीटा। अब हमें देखते हैं कि दोनों एलिमेंट, अगर हमने 2 एलिमेंट ले लिए तो इनकी वजह से जो ऊपर ये dB sin थीटा आ रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो मतलब दोनों अगर 2 एलिमेंट लेते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है किसी पॉइंट पे एक्सिस के ऊपर, वो वर्टिकल में नहीं आएगी, वर्टिकल में तो कैंसिल हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल में आएगी, अलोंग द एक्सिस आएगी। तो dB cos थीटा ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये 2 एलिमेंट हमने इसलिए लिए ताकि इनकी मदद से हम बाकी एलिमेंट्स की कहानी को भी समझ पाएँ। तो यहाँ पे क्या है, आप ये एक एलिमेंट ले सकते हो, उसके सामने वाला एलिमेंट ये हो जाएगा, ये एक एलिमेंट ले लोगे तो उसके सामने वाला एलिमेंट ये हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, सेम चीज़ है, वही वहाँ पर वही होगी, ठीक है। तो अब ये जो dB cos थीटा है यही ऐड होता रहेगा सारे एलिमेंट्स के लिए। तो हम इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर ही आएगी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो 2 एलिमेंट आप लेते रहोगे, उनकी वजह से कैंसिल होता रहेगा, ठीक है। एक एलिमेंट यहाँ लोगे तो उसको कैंसिल कर देगा ये वाला वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, फिर 0 हो जाएगी।
तो वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी और जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी सब हॉरिजॉन्टल में आएगी, और ये जो dB cos थीटा है ये सब ऐड होते जाएंगे सारे एलिमेंट के। तो हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है B, दैट इज द इंटीग्रेशन करेंगे अगर dB cos थीटा का, तो आ जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नेट। तो अब ये इसको कर लेते हैं, चलो dB की वैल्यू डाल देते हैं, ये रही dB की वैल्यू, म्यू नॉट IDL अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन में कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट है। म्यू नॉट तो हमें पता ही है कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। करंट है, किस उस लूप के अंदर जो करंट है वो करंट भी कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, होता ही है कांस्टेंट। होता क्या है, मतलब अभी तो चेंज नहीं हो रहा ना, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि अगर एलिमेंट चेंज होगा तो क्या करंट भी चेंज होगा। ये जो करंट है सारे एलिमेंट से सेम ही तो रहेगा ना, तो इसीलिए वो कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा। जो थीटा है, अच्छा पी पॉइंट पे निकालना है हमको, जो थीटा है वो भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। बस बचा dl, तो इसको ऐसे लिख लेंगे b इक्वल टू म्यू नॉट आई कॉस थीटा अपॉन 4 पाई, अच्छा ये छोटा r है, छोटा r भी कांस्टेंट है, सब कुछ ही कांस्टेंट है, बस dl कांस्टेंट नहीं है, छोटा r का स्क्वायर इंटीग्रेशन dl। अबे dl का इंटीग्रेशन होता है लेंथ l, सिंपल, और l किसका, l लूप का, लूप का लेंथ क्या होगा, वो होगा 2 पाई कैपिटल R। तो इसको ऐसे लिख लेंगे म्यू नॉट आई कॉस थीटा 2 पाई कैपिटल R अपॉन 4 पाई कैपिटल स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 पाई और 4 वे तो कट के 2 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले तो यहाँ से। तो कॉस थीटा देखो क्या होगा, कॉस थीटा होगा, इस ट्राइंगल से देखते हैं कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r हो जाएगा, ठीक है। अब स्मॉल r भी देख लेते हैं क्या होगा, स्मॉल r, ये पाइथागोरस लगाएं अगर हम, यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। तो हम स्मॉल r को लिख सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हम कॉस थीटा को लिख लेंगे कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई कैपिटल R, तो कैपिटल R तो इससे मल्टीप्लाई होके R स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन आ जाएगा यहाँ पे 2 स्मॉल r क्यूब, ठीक है। तो अब ये जो r, तो चलो कैपिटल R तो कांस्टेंट है, तो लेकिन ये जो स्मॉल r है इसको भी हम दूसरी टर्म्स में लिख देते हैं, क्योंकि आमतौर पे हमको जो लूप होता है उसका रेडियस पता होता है, और एक्सिस पे जो हमें जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसका हमें सेंटर से डिस्टेंस पता होता है, तो उसकी टर्म्स में लिख लेना चाहिए। तो इसको हम r इक्वल टू ये लिख लेंगे। तो देखो यहाँ पे हम r की वैल्यू सीधे सीधे ये डाल देंगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो म्यू नॉट आई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3, ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट जो है इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर हाफ, और फिर वो हाफ 3 से मल्टीप्लाई होके 3/2 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइनली ये बन जाएगी म्यू नॉट आई R स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो ये हमने निकाल दी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के ही अलोंग होगा ये, ठीक है। तो इसमें लिख लेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is
along the axis। ठीक है, बस हो गया। तो अब हम ये देख सकते हैं, ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला लगा दे, सीधा यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल दो। बाकी सब तो पता ही होगा, लूप का रेडियस पता होगा, करंट पता होगा, म्यू नॉट की वैल्यू में पता ही है। एक्स डालो और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं एक चीज़, इसमें स्पेशल केस निकालते हैं इसका, कि अभी तक हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे निकालनी हो किसी सर्कुलर लूप के, तो ये एक बड़ा सा फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन अगर उसके सेंटर पे निकालना हो तो वो देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड उसी फॉर्मूले से निकल जाएगा एक स्टेप के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप तो क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं। B इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो एट द सेंटर ऑफ द लूप x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, जब भी पॉइंट सेंटर पे पहुंच जाएगा तो x 0 हो जाएगा, तो x 0 डाल दो यहाँ पे। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब 2 और 3/2 मल्टीप्लाई होंगे तो 2 कट जाएगा, तो आर क्यूब बचेगा। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, और आर स्क्वायर ऊपर नीचे 2 कट जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये हमने फॉर्मूला निकाल दिया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट, कि अगर यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब यहाँ पे जैसे हमने एक सर्कुलर लूप लिया था, अगर उसी के वाइंडिंग्स हैं, वाइंडिंग्स का मतलब जैसे रील है, गड्डी वो बना रखी है, जैसे वो हम देखते हैं ना इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे, तारों की रील बना देता है वो। ठीक है, किसी पर लपेट के, जैसे चरखरी होती है ना, हम पतंग उड़ाते हैं तो उसकी हम मांझे को चरखरी में लपेटते हैं, तो वैसे गड्डी ऐसे समझ लो। तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, मतलब यहाँ पे घुमा घुमा के वो गड्डी बना दे अगर तार की, तो उसके अंदर कुछ होंगे ना नंबर ऑफ टर्न्स, कि कितनी बार उसने तार को घुमाया है, कितने चक्कर मारे हैं। जैसे मान लो कि लूप ऐसा, अगर ऐसे 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 गट्टी गट्टी बना के मैं लूप बना लेता, तो इसके अंदर कितने टर्न्स होते हैं, कितनी बार घुमाया है मैंने तार को, उससे मैंने जो गड्डी बनाई है, उससे कॉइल बनाई है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, तो वो अगर नंबर ऑफ टर्न्स हैं कुछ, तो वो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब मान लो कि अगर एक लूप की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो एक और लूप रखा होता है इसके ऊपर, सेम सब कुछ, करंट और सब कुछ सेम होता, तो यहाँ पे ट्वाइस हो जाता ना। और अगर 10 रखे होते ऐसे यहीं पे, तो 10 टाइम्स हो जाता, और n रखे होते तो n टाइम्स हो जाता। तो हम जितने भी टर्न्स होंगे, इफ देर आर n टर्न्स, इन द कॉयल, अच्छा उसको कॉयल बोलते हैं, जब हमारी गड्डी मोटी, जब हमारा लूप मोटा हो जाता है घुमा घुमा के, तो उसको कॉयल बोल देते हैं। ठीक है, इफ देयर आर n टर्न्स इन द कॉयल, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाती है म्यू नॉट n आई, और कुछ नहीं है, आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और यहाँ पे भी है,
यहाँ पे भी n लगा देते हैं, ठीक है, म्यू नॉट, एक मिनट, एक मिनट, ये ठीक। तो नंबर ऑफ टर्न्स जितने भी होंगे वो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, और कुछ नहीं। ये छोटी चीज़ है। अब और देखते हैं कुछ और इसमें कि डायरेक्शन देखते हैं और कुछ। अगर हमने एक लूप ले लिया, सपोज मैं टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, टेबल से ना 3D को इमेजिन करने में आसानी होती है, इसीलिए यहाँ पे बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसके ऊपर एक लूप रखा हुआ है, ये मान लेते हैं। तो अब इसके अंदर करंट ऐसे जा रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे उसमें करंट फ्लो कर रहा है, पीछे वाला कौन सा, आगे वाला कौन सा है। अब देखो यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड वही बायर्ट्स ऑर्डर लगा सकता है। यहाँ पे डीएल ले लो छोटा सा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन तो यही हो जाएगी, टेंजेंट जो भी है। तो डीएल की तरफ उंगलियाँ करो, यहाँ से आर वेक्टर बना दो, तो डीएल क्रॉस आर किधर आएगा, डीएल तो इधर ही है, इस तरफ ये है, तो डीएल और ये आर हो गया, तो ये आ जाएगा ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे किसी और पॉइंट पे निकालें, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, यहाँ पे जो सर्कल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे आप, तो वो ऊपर ऊपर आएगी, ठीक है। और अगर यहाँ बाहर निकालोगे तो वो अंदर की तरफ आएगी, अंदर मतलब नीचे, नीचे 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 हो गया, ये नीचे, ठीक है। तो अब इसको हम 3D में बनाएं अगर, तो ऐसा बनता है, देखो इसी लूप को मैं बाहर ले आ रहा हूं यहाँ पे, एक मिनट यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो चलो इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे ऐसे, एक मिनट टेढ़ा हो गया ये, ठीक है। लेकिन ये साइड में क्या होगी, यहाँ से ऐसे निकल रही है कर्व, ऐसे, गलत हो गया थोड़ा, ऐसे बना लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड हम बना लेंगे, ऐसे होती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब यहाँ से निकल रही होती हैं बाहर को, और फिर घूम के फिर वापस आती हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे भी पढ़ेंगे नहीं, कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं वो क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। ऐसे जाएंगी ये, अभी ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, इतना समझ लो कि सर्कुलर कॉइल है, उसके अंदर करंट ऐसे दौड़ रहा है, ये करंट है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ से बाहर निकल रही होंगी, सर्कल के अंदर से बाहर निकल रही होंगी, और बाहर निकलने के बाद घूम के फिर वापस आएंगी, नीचे से गुजरेंगी, ठीक है। तो ये है कहानी, हो गया। तो इतना आपको याद रखना है कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, और ये चारों तरफ होती है, मतलब ऐसे नहीं कि दो दो जगह बना दी मैंने, एक यहाँ एक यहाँ, इस साइड में भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बन जाएगा, लेकिन वो मैं बना नहीं रहा, आप समझ जाओ कि ये हर जगह होती है। जैसे कि इस पॉइंट के अराउंड बना दी मैंने गोले, तो इस पॉइंट के अराउंड भी बन जाएंगे, इसके जितने मर्जी पॉइंट है सारे पॉइंट के अराउंड ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, पूरे लूप के ऊपर पेरीफेरी पे। तो ये है बात। तो इतना आपको ये ध्यान रखना है, इसको डायरेक्शन जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की, एक्सिस पे तो हमको पता ही है सीधे सीधे होती है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 4.6 देखते हैं। इसमें बोल रहा है अ स्ट्रेट वायर
कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पेयर इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। ठीक है, 4.13 ए। तो ए वाली फिगर में बोल रहा है कि एक वायर है, स्ट्रेट वायर थी, उसने उसको बेंड कर दिया ऐसा, बीच में थोड़ा बेंड मार दिया सेमी सर्कुलर, और बाकी तो ये स्ट्रेट है। ठीक है, यहाँ पे करंट ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है, रेडियस उसका 2 सेंटीमीटर दे रखा, करंट उसके अंदर 12 एम्पेयर है। अब बोलता है कंसिडर द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द आर्क। यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, वहाँ पे हमको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कंसिडर करने को बोल रहा अभी। तो पहला पार्ट है इसमें, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट्स। ये जो स्ट्रेट सेगमेंट्स हैं इनकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं चलो। अब यहाँ पे स्ट्रेट सेगमेंट है तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, बायोट-सावर्ट लॉ लगा देते हैं। एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, ये इसका जो एलिमेंट होगा वो तो करंट की डायरेक्शन में डीएल यही हो जाएगा, करंट इधर है तो डीएल भी इधर होगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसके यहाँ से फिर एक रेडियस वेक्टर बना देते हैं, आर वेक्टर। ठीक, तो बायोट-सावर्ट लॉ क्या बोलता है, टीबी लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl r साइन थीटा। शॉर्ट में लिख देता, आर तो कट ही जाएगा एक ऊपर नीचे, dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब थीटा क्या चीज़ है, dl और r के बीच में एंगल है। तो यहाँ पे देखो कितना एंगल है, dl की डायरेक्ट, dl है इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, आर वेक्टर भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 0। तो 0 डिग्री हो गया, तो साइन 0 तो 0 ही हो गया, तो सब कुछ 0 ही हो गया। तो dv जो होगा, dv वो 0 हो जाएगा ड्यू टू दिस स्ट्रेट सेगमेंट। ठीक है, 1 ले लेते हैं, 1 फर्स्ट पोर्शन, तो dv 1 0 हो गया। ठीक, ऐसे ही सेम कहानी यहाँ पर है, एक dl यहाँ ले लो, उसकी डायरेक्शन अब करंट की डायरेक्शन में होगी इधर, तो और आर वेक्टर क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पे आर वेक्टर बना दो, ये आर वेक्टर है। तो अब dl क्रॉस r जो भी होगा वो साइन थीटा, अब थीटा क्या होगा, थीटा विल बी थीटा 1 ले लो, चलो यहाँ पे थीटा 1 0 है, तो थीटा 2 क्या होगा, दूसरे वाले स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से थीटा 2 हो जाएगा, dl इधर है, r पीछे है 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री भी तो 0 ही होता है। तो यहाँ पे बायोट-सावर्ट लॉ लगाएंगे दूसरे वाले की वजह से, तब भी dv2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन 180 भी 0 होता है। तो यहाँ पे जो पूछा तो उसने कि स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, तो 0 होगी। ठीक है, हाँ। अब देखो बी पार्ट में क्या बोल रहा है, इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन टू बी मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सेमी सर्कल डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ अ सर्कुलर लूप, एंड इन व्हाट वे डज इट रिजेंबल। अच्छा, बोल रहा है कि कैसे जो अब मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर पोर्शन सेमी सर्कुलर वायर की वजह से जो होगी वो किस तरीके से अलग होगी सर्कुलर लूप की वजह से, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उससे कैसे अलग होगी, और उससे कैसे रिजेंबल करेगी, उसके जैसी कैसे, मतलब उसके ये बताना है कि ये जो सेमी सर्कल है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये कैसे अलग होगी अगर यहाँ पे सर्कल होता तो, और ये जो सेमी सर्कल है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैसे रिजेंबल करेगी अगर यहाँ पे पूरा सर्कल होता तो। ठीक है, तो हमको दोनों चीज़ें बतानी है। तो यहाँ पे देखो कि जब सर्कल होता है पूरा तो हर एलिमेंट की वजह से कंट्रीब्यूशन आता है। ठीक है, मतलब आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पे, चलो डेरिवेशन में जाते हैं। यहाँ पे डेरिवेशन था ना, यहाँ पे एक हमने किया था ये वाला, तो जब हमने ये किया था हर एलिमेंट की वजह से ये dv cos थीटा dv sin थीटा कट ही जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम ये लेंगे कि यहाँ पे सेमी सर्कल, तो क्या होगा, तो सेमी सर्कल की वजह से ये होगा कि आधे एलिमेंट नहीं आएंगे, तो आधे एलिमेंट नहीं आएंगे तो आधे एलिमेंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो देखो कोई भी सेंटर पे
किसी भी एलिमेंट की वजह से आप ले लो, ये ले लो, चलो छोटा सा एलिमेंट ले लो dl, ठीक है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी किधर, सेंटर पे। यहां से देखो r ये बना दो वेक्टर, तो dl क्रॉस r आएगा तो नीचे ही ना, तो अंदर की तरफ ही तो आएगा, अंदर होगी मैग्नेटिक फील्ड। अब ये एक एलिमेंट ले लो, इसकी वजह से कहाँ होगी, वो भी अंदर होगी, क्यों, ये ले लो r वेक्टर, तो ये भी इसकी वजह से भी अंदर होगी, तो सारे एलिमेंट की वजह से अंदर होगी, तो सब की वजह से ये ऐड होता जाएगा, ठीक है, सारी जितने भी एलिमेंट हैं इसके ऊपर सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड होती रहेगी। तो अगर ये पूरा सर्कल होता तो और भी डबल एलिमेंट होते फिर, तो ये हम इतना बोल सकते हैं कि अगर जो सर्कल होता है, अगर यहाँ पे सर्कल होता तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती, उस मैग्नेटिक फील्ड में पूरे सर्कल के एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन होता। लेकिन यहाँ पे अब सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में कितनों की वजह से कंट्रीब्यूशन होगा, आधे एलिमेंट की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आधी हो जाएगी। तो ऐसे बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, उसमें बोला ना कैसे वो डिफर कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू सेमी सर्कल इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल अगर होता तो, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, आधा हो जाएगा, ये डिफर करेगा। तो अब देखो और कैसे रिजेंबल करेगा, रिजेंबल ये करेगा कि अगर वो जो डायरेक्शन है, सर्कल हो चाहे सेमी सर्कल हो, डायरेक्शन तो अंदर ही रहेगी ना, तो डायरेक्शन इन बोथ द केसेस वुड बी सेम, डायरेक्शन of magnetic fields due to semicircle and circle will be सेम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ ही, ठीक है। तो ये हो गया एक, तो रिजेंबल ऐसे करेगा कि डायरेक्शन सेम होगी, और डिफर कैसे करेगा कि सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो आधी होगी, ठीक है, अगर यहाँ पे सर्कल होता तो। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द वायर वर बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ द सेम रेडियस बट इन द ऑपोजिट वे एज शोन, ऐसे शोन मतलब यहाँ पे 4.13 बी, अगर हम इस वायर को जो भी ऐसे बेंड किया था, अगर हम ऐसे बेंड ना करते, नीचे की तरफ बेंड करते, तब क्या होता हमारा आंसर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या होती, एक तो वो यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं, डायरेक्शन निकाल लेते हैं, तो सब एलिमेंट की वजह से उसी डायरेक्शन में होगा, तो डीएल की डायरेक्शन तो ये है, ठीक है, डीएल क्रॉस आर, आर बना लो इधर ये, तो डीएल क्रॉस आर की तरफ आ रहा है बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ होती मैग्नेटिक फील्ड, और कुछ नहीं है। बाकी मैग्नीट्यूड वगैरह तो वैसे उतना ही होता, तो इसमें लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा, चलो ए पार्ट यहाँ पे लिखो, ठीक है, और ये हो गया बी पार्ट, और यहाँ पे लिख लेते हैं सी पार्ट, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस केस, ऐसे लिखते हैं, इन दिस केस magnetic field will be out of the plane, बस ऐसे डिफर करती कि उसमें अंदर थी, इसमें बाहर है, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एग्जाम्पल 4.7। इसमें बोल रहा है कंसिडर ए टाइटली वाउंड 100 टर्न कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें हमें कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं
हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा, उसकी हमें वैल्यू पता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। आई हमें करंट दे रखा है, सब कुछ दे रखा है इसमें कि एक कॉइल है उसमें 100 टर्न है। अच्छा, ये एन भी लगा देंगे यहाँ पे, एन आई। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 100 और करंट भी दे रखा है 1 अपॉन उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर दे रखा है, तो 2 इंटू 0.1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दो, ये हो गया 2, तो कितना हो गया 10 की पावर -1 1000 10 की पावर -4, तो 2 पाई इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 6.28 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी सेंटर पे, तो वो आ गई 6.28 10 की पावर -4 टेस्ला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लेक्चर हो गया यहाँ पे ख़त्म, और क्विज़ 4.4 आपके लिए, आप इसको करिए और इसका सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।